नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एलटी ग्रेड के लिए। और एलटी ग्रेड के लिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है ये हो जाता है 10 नंबर का। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट करा दी हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको 1 से लेकर 9 तक के सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे सीनियरिटी से लगे हुए। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका समय कीमती है और उसको ध्यान में रखते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे यहाँ पर और पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो का। तो पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाता है, नमो भगवंत वासुदेवम उपयुक्त वाक्यस्य सुदस्य रूप अस्ति। इसका जो है शुद्ध रूप क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनने वाला है यहाँ पर नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा स्पीड से हम चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जो है टोटल जो है 120 से और 125 क्वेश्चन आपको लगभग कराने हैं। ठीक है, पूरा ये जो है ये प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। और यहां पर आ जाएगा हमारा 2 नंबर का, हरिना हरिभ्याम हरिभि किस विभक्ति के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप है। तो ये किस विभक्ति के लिए है, एक वचन, बहुवचन और जो है द्विवचन। तो ये हो जाते हैं आपके तृतीय विभक्ति के जो है लिए ये हो जाएंगे। तृतीय विभक्ति में आते हैं हरिना हरिभ्याम हरिभि और ये जो है हरि के जो है विभक्ति ये हो जाती है। ठीक है, किसकी हो जाएगी, हरि की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। सुलभ कोपो महर्षि कहा है कालिदास ने, तो ये किसको कहा है। तो कालिदास ने कहा है दुर्वासा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा को कहा है। ठीक है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारवी द्वारा रचित है। कौन सी है जो भारवी के द्वारा रचित है। तो भारवी के द्वारा जो रचित हो जाएगी वो हो जाती है यहाँ पर किरात अर्जुनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करेंगे नजदीक जो चरितम है ये हो जाती है श्रीहर्ष की। किसकी हो जाएगी, ये श्रीहर्ष की हो जाएगी। अगर यहाँ पर पूछ ले जाए कि जो कुमार संभव है ये हो जाती है आपकी कालिदास की। ठीक है, इसे तो आप सभी जानते हैं कालिदास की हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो शिशुपाल वधम है ये हो जाती है आपकी माघ की। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। किरात अर्जुनियम पे प्रत्येक स्वर का अंतिम पद कौन सा है। जो किरात अर्जुनियम है उसके प्रत्येक स्वर का अंतिम पद कौन सा हो जाएगा। तो प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है वो हो जाता है आपका लक्ष्मी का। ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और इस जो ये आपका सर्ग है प्रत्येक सर्ग जो है जो शुरू होता है वो होता है यहाँ पर सिरी से। यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और जो अंतिम पद होगा वो होगा यहाँ पर लक्ष्मी का। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। स्टार्टिंग का भी पूछा जा सकता है और बाद का भी पूछा जा सकता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का शब्द यहाँ पर पूछा गया आपसे। 6 नंबर हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। और शुद्ध वर्तनी जो बनेगी यहाँ पर वो बन जाएगी आपकी कृषांगी। कृषांगी कैसे लिखा जाएगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है कृषांगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और बाकी जो है आपके अशुद्ध दिए गए हैं, बाकी ऐसे कृषांगी नहीं लिखा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपका हो जाता है हरिशंकर, हरि और शंकर, तो ये दोनों जो है आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। धन धान्य ये भी आपका हो जाता है द्वंद्व समास। घर और बाहर ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन दिन दिन ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। आपसे ये पूछा गया कौन सा नहीं है, तो दिन और दिन, जो दिन और दिन है कौन सा यहाँ पर समास लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव जो है समास यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिन दिन जो है इसका जो अर्थ होता है वो होता है दिन प्रतिदिन। ठीक, तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी है। जो नाम धातु क्रिया है वो कौन सी हो जाएगी। तो नाम धातु क्रिया जो हो जाएगी वो हो जाती है यहाँ पर अपनाना। ठीक है, अपने से बना है अपनाना, अपना से बनता है
अपनाना, ये हो जाती है नाम धातु क्रिया। ठीक है, जैसे संज्ञा से बात करेंगे तो संज्ञा से हो जाता है हाथ से हथियाना बनेगा, बात से बतियाना बनेगा, और समझ से बन जाता है समझाना। इस तरह से जो है नाम धातु क्रिया काम करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। जो प्रयोजन मूलक है हिंदी की विशेषता नहीं है। तो हिंदी की विशेषता में आपका जो अलंकारिता है ये आपकी प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं मानी जाती है। बाकी वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए, अनुप्रयुक्तता भी होनी चाहिए, और जो भाषिक विशिष्टता वो भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 10 नंबर, और ये कहता है 10 नंबर, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई है। तो ये जो स्थापना की गई है वो की गई है आपकी महात्मा गांधी के सुझाव पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना यहाँ पर की जाती है महात्मा गांधी के सुझाव पर। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना उस समय हुई थी मद्रास में। ठीक है, लेकिन अब ये मद्रास में नहीं है, अब मद्रास से जो है ये चेन्नई में आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपयुक्त पंक्तियों में लिखित प्रमुख अलंकार कौन सा है? अलंकार आपको यहां पर बताना है। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। तो यहां पर जो है बात हो रही है आपकी, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है रूपक अलंकार। ठीक है, कर सरोज जयमाल उठाई, जय के माला के समान जो है उनको कमल को उठाया गया है। ठीक है, कमल की माला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अर्ज में होता है जो उपमेय में जो है उपमान का भेद रहित आरोपण किया जाता है, ये होती है इसकी परिभाषा। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है जाता है? जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये हो जाता है वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये जो है मानवीकरण जो है यहां पर आपका माना जाएगा, मानवीकरण अलंकार। अगला क्वेश्चन बनेगा, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुणित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरू कुंज समीर। तो यहां पर जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा मंद मंद, यहां पर जो है दो जगह आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं यहां पर यमक। जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के जो अर्थ हैं वो भी असमान रहे, ठीक है, अलग अलग हो उनके अर्थ, तो वहां पर जो है आपका यमक अलंकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? प्रथम और अंतिम शब्द वो समान होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका कुंडलिया। कुंडलिया में जो अंतिम शब्द होता है, जैसे यहाँ पर अंतिम शब्द में जन आ गया है, तो यहाँ पर भी जो इसी तरह से जन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कुंडलिया। ठीक है, तो अंतिम शब्द जो है यहाँ पर समान होता है कुंडलिया में। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बनता है? जो कुंडलिया है वो किन छंदों से मिलकर बनता है? तो कुंडलिया बनता है दोहा और रोला से मिलकर। ठीक है, दोहा और रोला को मिलाकर जो है कुंडलिया बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। 11-13 क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अगर दोहा की बात करेंगे तो ये होता है आपका 13-11, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका उल्टा होता है सोठा, जिसमें होती है 11-13 मात्राएं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर मान लिया जाएगा। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर जो है 24 मात्रा वाला होता है 11-13 का, तो ये हो जाता है आपका सोठा, और ये जो है एक अर्धमात्रिक अर्ध सममात्रिक जो है ये छंद होता है, अर्ध सममात्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? जो भट्टवाद का भुक्तिवाद है वो किस दर्शन पर आधारित है? तो ये जो आधारित हो जाता है भट्ट नायक का भुक्तिवाद, ये हो जाता है सांख्य दर्शन पर आधारित। मीमांसा दर्शन है, ये आ जाता है आपका भट्ट लोलट का
अगर यहाँ पर पूछ लिए जो शैव दर्शन है, तो शैव दर्शन आ जाता है आपका ये अभिनव गुप्त का। इसके अलावा अगर न्याय दर्शन की बात करेंगे तो न्याय दर्शन हो जाता है आपका जो है शंकु का। ठीक है, इस तरह से आप इनको सभी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। कौन सा यहाँ पर संचारी भाव नहीं है? तो संचारी भाव में आपका आ जाता है उन्माद आ जाएगा, गर्व आ जाएगा, हर्ष आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है रोमांच उसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा गलत। संचारी भाव कितने हैं? तो संचारी भाव की जो संख्या है वो मानी जाती है 33। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, संचारी भाव से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, 33 जो है इनकी संख्या मानी जाती है। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? जो अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले में? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यहाँ पर 5 में कौन कौन से हो जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आ जाता है विषकंभक, यहाँ लिख लेते हैं विषकंभक। ठीक है, दूसरा आ जाता है परवेशक। ठीक है, परवेशक हो जाएगा। तीसरा आ जाता है चूलिका। इसके बाद आ जाता है आपका अंकास्य, अंकास्य। ठीक है, और 5वां आ जाता है आपका अंकावतार, अंकावतार। ठीक है, इस तरह से जो है 5 प्रकार के सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपक हो जाते हैं। ठीक है, 5 इनकी संख्या मानी जाती है। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है वो हो जाएगा आपका काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। बाकी आपके सब सही है। जैसे गुण काव्य में आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार जो है ये बाह्य शोभा मात्र है। ठीक है, गुण रस से उत्कर्ष और काव्य से शोभा कारक तत्व है, ये भी ठीक है। माधुर्य प्रसाद ओज ये सर्वमान्य काव्य गुण माने जाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही नहीं है। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? यहाँ पर हम करा रहे हैं आपको ये 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और अभी जो है हमारे पास जो है लगभग 20 प्रैक्टिस सेट हमें जो है यहाँ पर कराने हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा यहाँ पर भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तद्दोषो शब्दार्थो स गुना वन लंकृति पुनः क्वापि, ये किसका काव्य लक्षण है? ये किसका काव्य लक्षण हो जाएगा? तो ये काव्य लक्षण हो जाता है आपका आचार्य मम्मट का। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो निर्वैयक्तिकता है उसका जो सिद्धांत है वो संबंधित हो जाता है आपका इलियट से। ठीक है, किससे हो जाएगा? तो ये हो जाता है टी.एस. इलियट से, इलियट। ठीक है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? जो कविता है वो प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। ये जो विचार हो जाएगा ये विचार हो जाता है आपका जो है वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की थी? ईश्वर मर गया है ये घोषणा किसने की थी? तो ये जो घोषणा है वो की गई है नीत्शे के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? नीत्शे के द्वारा घोषणा की गई है कि ईश्वर मर गया। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना के विषय में पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है अभिव्यंजना के विषय में? तो सही नहीं है वो हो जाता है अभिव्यंजना की बाह्य जो अभिव्यक्ति है वो अनिवार्य है। ये जो है यहाँ पर आपका सही नहीं यानी कि गलत हो जाएगा। अभिव्यंजना मानसिक चित्र है, ये ठीक हो जाएगा। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और शब्द रेखा चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र है। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है ये बन जाएगा ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? जो ब्रह्मानंद है वो सहोदर किसे कहते हैं? तो जो ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं वो कहते हैं आपके रस को। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है
रसों को कहा जाता है सहोदर। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? जो विशाल भारत पत्र है उसके प्रथम संपादक पूछे गए हैं। पत्र से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी पत्रिका कहाँ छपी है, ठीक है, कहाँ से उसका प्रकाशन होता था, उसके संपादक कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, ये हो जाते हैं विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक। और जो बनारसी दास चतुर्वेदी है, इनके द्वारा जो इसका प्रकाशन होता था वो होता था आपका 1928 से 1937 तक। कहां से होता था? तो इसका जो प्रकाशन है वो होता था कोलकाता से। ठीक है, ये हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? जो प्रभा नामक पत्रिका है उसका संपादक किसने किया है? तो उसका जो संपादन है वो क्या है? बाल शर्मा नवीन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बाल नवीन शर्मा की हो जाती है प्रभा नामक पत्रिका, इनका जो संपादन किया है इन्होंने। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? जो उपन्यास है उसके उपन्यास नामक मासिक पत्रिका के संपादक ये हो जाते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? जो निष्कवच उपन्यास है उसकी लेखिका कौन है? तो निष्कवच उपन्यास की लेखिका हो जाती है राजी सेठ। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, राजी सेठ हो जाती है। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो कथन इनमें से सुसंगत नहीं है वो हो जाएगा इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, ये जो है कथन आपका संगत नहीं है। बाकी सभी आपके जो है यहाँ पर संगत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन बनेगा कलम का मजदूर किसकी रचना है? कलम का मजदूर तो ये हो जाती है मदन गोपाल की। ठीक है, ये जो रचना है ये मदन गोपाल की रचना है। इनमें कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जीवनी लेखक नहीं है? तो ये हो जाते हैं अज्ञे, जो जीवनी लेखक नहीं है। बाकी ये सब जो है जीवनी लेखक आपको देखने को मिल जाएंगे। रामविलास शर्मा है, अमृत राय है, विष्णु प्रभाकर, ये सभी जीवनी लेखक है, लेकिन अज्ञे जो है जीवनी लेखक आपके नहीं माने जाते हैं। निम्नलिखित में एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। इनमें से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है। कमलेश्वर द्वारा हो जाती है जलती हुई नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट, जलती हुई नदी। और ये यहां पर हो जाता है इसका तीसरा भाग। ठीक है, ये जो है एक आत्मकथा हो जाएगी कमलेश्वर की। इसकी पूछा जाएगा कि ये रचना कब हुई है, तो ये हुई है आपकी 1999 में। ठीक है, 1999 में हो जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने जो है प्रारंभिक ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आचार्य शुक्ल ने प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन पर निबंध चिंतामणि जो सेकंड भाग में संकलित है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी पुस्तक का बुद्ध चरित्र नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद अनुवाद किया है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यही जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत। तो उन्होंने जो है ये खड़ी बोली में नहीं किया था, उन्होंने किया था ये ब्रजभाषा में। ठीक है, तो ये ही आपका यहाँ पर हो जाता है गलत। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही नहीं है। ये जो है अंग्रेजी में थी और इसको जो है फिर उन्होंने ब्रजभाषा में किया था। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य, तो वक्रोक्ति के जो विरोधी आचार्य वो माने जाते हैं विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर।
मंगल करनी कली कलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद यहां पर आपसे पूछा गया है। तो यहां पर जो छंद हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर हरि गीतिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, हरि गीतिका यहां पर हो जाएगा। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं आपको देखने को मिल जाती हैं हरि गीतिका में। चौपाई में हो जाती है आपकी जो है 16-16 मात्राएं देखने को मिल जाएगी आपकी चारों चरण में। और रोला में आपको देखने को मिल जाती है 24 मात्राएं। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो परवीर हो जय बनो बढ़े चलो। इसमें जो है कौन सा गन है? गन आपसे पूछा गया, गन से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गन से ही पूछा जाएगा। तो इसमें जो है सीधा सीधा यहां पर हो जाएगा जगन रगन जगन रगन जगन गुरु। ठीक है, इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहां पर माना जाएगा। ठीक है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी है जो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? द्रविड़ परिवार की नहीं है तो द्रविड़ परिवार में आपकी जो कन्नड़ है वो द्रविड़ की हो जाएगी, मलयालम भी हो जाएगी और तेलुगु भी। लेकिन बंगाली जो है आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। जो बंगाली है ये हो जाएगी आपकी भारोपीय परिवार की भाषा। कौन सी हो जाएगी? तो भारोपीय परिवार की भाषा ये मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहां पर माना जाएगा। पंजाबी राजस्थानी हरियाणी ब्रज में प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी के से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो इनसे कौन सी हिंदी का विकास हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो इनसे हो जाता है एक मानक हिंदी का विकास यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, जो पंजाबी राजस्थानी हरियाणवी ब्रज इनसे जो है जो साहित्य में खड़ी बोली या देहली से मानक हिंदी का जो है विकास माना जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। तो ये जो विचार है किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन है तो ये कथन कहा गया है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। कुप्पी टोपी नीर पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत है? ये किस भाषा परिवार के हैं? कुप्पी टोपी नीर पापड़, तो ये हो जाता है द्रविड़ भाषा परिवार से आए हुए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको जो है यहां पर देखने को नहीं मिलेगी अवधि। ठीक है, कौन कौन सी मिलेगी? तो इनमें आपको खड़ी बोली पश्चिम हिंदी की हो जाएगी, कन्नौजी भी हो जाएगी और ब्रजभाषा भी हो जाएगी। लेकिन जो अवधि है, अवधि जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखने को मिलेगी आपकी अवधि। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा गलत है? गलत आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। बोली का रूप जो है भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, तो रूप रचना की दृष्टि से बोली जो है पूर्णतः विकसित नहीं होती, ये आपका गलत माना जाएगा। बोली दैनंदिन व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। विभाषा बोली का विकसित रूप है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो यहां पर गलत हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो ये जो विद्वान हो जाते हैं यहां पर वो हो जाता है सर जॉन अब्राहम क्रिएशन। ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। जो उपयोगी शब्द हैं हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए, तो वो जो उपयोगी के शब्द ग्रहण किए जाते हैं वो किससे ग्रहण किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आपके जो है सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भी आपका करेक्ट माना जाएगा।
अवधि भाषा की शब्दावली है, जो अवधि भाषा की शब्दावली वो कौन सी हो जाएगी? तो अवधि भाषा की जो शब्दावली है वो मानी जाती है तद्भव बहुला। कौन सी? तद्भव बहुला मानी जाएगी अवधि भाषा की शब्दावली। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका सब कुछ लुट गया, तो यहां पर जो सर्वनाम हो जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चित वाचक, क्योंकि सब कुछ लूटा है, ये निश्चित नहीं है कितना लूटा है। 1 किलो लूटा, 10 किलो लूटा, सोना लूटा, चांदी लूटा, एक जो है निश्चित उसका नहीं है कितना लूटा है, लेकिन अनिश्चित है कि हाँ लूट गया है, अनिश्चित। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, तो ये हो जाता क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, बोल तो रहा है लेकिन कैसे? धीरे बोल रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, बोलना तो है लेकिन बहुत धीरे बोल रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध जो है यहाँ पर आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? तो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला हो जाएगा आपका मकड़ी। पक्षी स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। बाज में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा और गैंडा में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन मकड़ी जो है वो सदैव आपकी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, दिग्गज की संधि क्या है? जो दिग्गज है उसकी संधि क्या है? तो दिग्गज की जो संधि बनेगी वो बन जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिग्गज कुछ इस तरह से ही जो है आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दिग्गज। और यहाँ पर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द होते हैं? जो हिंदी शब्द भंडार है तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे 4 प्रकार के शब्द। 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा आ जाता है यहाँ पर तद्भव, तद्भव आ जाएगा। तीसरा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका देशज। ठीक है, देशज हो जाएगा। और चौथे नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा विदेशज। ठीक है, इस तरह से आपके 4 प्रकार के हिंदी शब्द भंडार में शब्द देखने को आपको मिल जाएंगे। बान के पर्यायवाची शब्द के लिए कौन सा विकल्प उचित है? बान के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प यहां पर उचित है? तो बान में हो जाता है आपका सर और सिलीबुक, ये हो जाएगा यहां पर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बान के अगर और देखेंगे उसमें आपके तीर है, तोमर, विशिख, नाराज, नाराज जो कई बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और सहायक, तो सहायक भी होता है। ठीक है, इस तरह से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग शब्द, तो तुरंग कहा जाता है ये वाजी को। ठीक है, वाजी। और इसमें और कौन कौन से हैं? तो ये आ जाता है जैसे है, एक आ जाएगा इसका घोटक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर घोड़ा भी आप इसको कह सकते हैं। घोड़े के अलावा यहाँ पर आपका सैंधव, ये कई बार पूछा जाता है, सैंधव भी कहा जाता है। और एक कहा जाता है आपका रवि शुद्ध। ठीक है, यानी कि सूर्य का पुत्र। ठीक है, इस तरह से किसके, सब घोड़े के पर्यायवाची आपके माने जाएंगे। वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? वायु सखा। ठीक है, वायु की जो है सखा कौन सी होती है? तो वायु की सखा हो जाएगी अग्नि। अग्नि में थोड़ी सी जो है वायु दे दो तो उसकी जो है मित्रता हो जाती है, वो उनसे बहुत प्यार है आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। इसके अलावा अगर वायु सखा के और पूछे जाएंगे तो उसमें आपका आग देखने को मिल सकता है आपको, अग्नि देखने को मिल सकता है, अग्नि तो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पावक भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, अनल भी पूछ लिया जाता है कई बार आपकी परीक्षा में, अनल। ठीक है, और धूमकेतु भी पूछा जाता है। बाकी तो और भी है लेकिन ये आपको याद रखने हैं। स्वजाति शब्द का विलोम कौन सा है? स्वजाति शब्द का विलोम स्वजाति, विजाति, और विजाति दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्वजाति का जो विलोम बनेगा वो बनेगा विजाति। वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? कैसा वाक्य है? वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? तो ये वाक्य बताना है आपको, किस तरह का वाक्य हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जब आपका ऐसे वैसे जैसे जिसने जो सो उस तरह के शब्द देखने को मिल जाएंगे, वहां आ जाता है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मिश्र वाक्य यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने जो है यहाँ इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहां पर आपको जो ऐसे वैसे जैसे जिसने जो ऐसे शब्द देखने को मिल जाए, वहां पर आपको हो जाता है मिश्र वाक्य। और अगर और लेकिन किंतु परंतु, वहां पर हो जाता है आपका संयुक्त है। और सरल तो वो छोटा सा वाक्य होता ही है। ठीक है, ये हो जाते हैं यहाँ पर आपके। तो करेक्ट कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। सरल में आपका एक कर्ता होता है, ठीक है, एक क्रिया होती है, वो होता है आपका सरल वाक्य। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। शुद्ध कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे को भूख, मेरे को नहीं होती, मुझे भूख लगी। राजा जरूर मरेगी, राजा मरेगी नहीं, राजा मरेगा। वह बोले, ठीक है, और कल घर आऊंगा। तो आपका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा कल घर आऊंगा। ठीक है, ये जो है एक वचन हो जाएगा, कल घर आऊंगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य है सही? तो बैल और बकरी घास चरती हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बिल्कुल यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, बैल और बकरी दो है, तो घास चरते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बैल और बकरी घास चरता है, ऐसा भी नहीं होगा। बैल बकरी घास चरती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 61 नंबर। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? जो कृतज्ञ है उसका जो सही अर्थ है वो हो जाता है यहाँ पर जो है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, वो माना जाता है कृतज्ञ। जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने ऋण चुका दिया है तो उसके लिए हो जाता है ऊ ऋण। ठीक है, अब इसने ऋण चुका दिया, इस पर कोई भी ऋण जो है नहीं बचा है। ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा होता है, ये होता है बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना उसे चाहिए था उससे भी जो है कम मिल रहा है, यानी आपूर्ति जो है कम हो रही है। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आकाश पाताल एक करना, तो ये हो जाता है बहुत भारी प्रयास करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना यानी बहुत भारी प्रयास करना। आगे कुआ पीछे खाई, ये कौन सा जो है यहाँ पर हो जाएगा? आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि दोनों ओर विपत्ति। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अति सक्रिय छात्रों की एक कक्षा में पाठों में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कला का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम होगा? कौन सा स्वरूप हो जाएगा यहाँ पर सर्वोत्तम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा यहाँ पर प्रदर्शनकारी कला। ठीक है, छात्रों की कक्षा में पाठों में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कला का जो स्वरूप होगा सर्वोत्तम वो होगा प्रदर्शनकारी कला। मुद्रण अभिन्यास स्थिति प्रिंट लेआउट मोड में हम जो है कैसे हैं, वो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट आंसर जो है ये सेंटेंस पूरा करना है। तो ये हो जाता है आपका मुद्रण अभिन्यास स्थिति में हम प्रलेख देख सकते हैं, क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है। ठीक है, यह है मुद्रण, जब हम प्रिंट करते हैं तो उसमें जो है प्रिंट लेआउट मोड में हम प्रिंट को देख सकते हैं कि प्रिंट हमारा किस तरह का निकलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, अनअपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? जो अनअपेक्षित हैं और कामुकतादर्शी समाचार हैं उनको रखा जाता है गर्म समाचार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, और इसको कहा जाता है हॉट न्यूज। ठीक है, हॉट न्यूज भी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाती है आपकी योजना विधि। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता का क्या नहीं है? जो प्रयोजन मूलक है वो हिंदी की विशिष्टता का क्या नहीं है? तो हिंदी की विशिष्टता का वो जो है कलात्मकता नहीं माना जाएगा। ठीक है, बाकी सभी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सी जो है आपका ये
जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? जो जनसंचार है उसका कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? दृश्य और श्रव्य, तो श्रव्य जो है पत्रिकाएं नहीं होती है, श्रव्य में आपका दूरदर्शन आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, सिनेमा आ जाएगा, लेकिन दृश्य तो हो सकता है लेकिन श्रव्य ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कृष्णकत्वम शब्द में संधि है, यहां पर पूछी गई है संधि, तो इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी जब दो मात्राएं आपको ऐसे देखने को मिल जाए ऊपर, तो वहां पर जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, गुण में आपकी एक ही मात्रा होगी। ठीक है, और यहां पर जो करेक्ट आपका बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्द में नव तत्पुरुष समास कौन सा है? नव तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा यहां पर? तो नव तत्पुरुष समास में आ जाता है यहां पर अभाव। ठीक है, सी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर, अभाव हो जाएगा यहां पर, जो नव तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। रोग मुक्त की बात करेंगे, रोग से मुक्त जब अलग होने की संबंध आ रही है तो यहां पर आपका देखने को मिल जाता है अपादान कारक। राजपुरुष, जब राजा के पुरुष की बात हो रही है तो इसमें कौन सा आता है राजपुरुष में? तो राजपुरुष में आपका राजा का पुरुष, तो ये संबंध की बात करेगा। राजा का पुरुष का की के आते हैं तो संबंध के रूप में आ जाएगा। और पुत्र हितम, पुत्र के हित के लिए, तो यहां पर आ जाएगा आपका तत्पुरुष। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा संबंध। तो पुत्र हित की जब बात होगी पुत्र के हित में, तो यहां पर आ जाएगा आपका संप्रदान के लिए, पुत्र के हित के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म है जो संगत हो जाएगा? तो संगत में आपका पहला आपका गलत हो जाएगा। तो जो जिंदगी और जोक है ये आपकी धर्मवीर भारती की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये किसकी है जिंदगी और जोक? ये हो जाती है आपकी अमरकांत की, ये अमरकांत की हो जाएगी। बंद गली का आखिरी मकान, ये आपका बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश का नहीं है, ये किसका है? ये आपका धर्मवीर भारती का। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। राजा निरंबसिया, ये आपकी हो जाती है कमलेश्वर की, तो ये तो आपका ठीक है। इंसान के खंडर, ये किसका है? तो ये हो जाता मोहन राकेश का। ठीक है, इस तरह से आपका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वो झूठी सतिया वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो ये जो कथन है ये हो जाता है आपका कमलेश्वर का। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है 77। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके कहानीकारों के साथ जो है सुमेलित आपको करना है। किरछन चंद्र की हो जाती है आपकी महुए का पेड़। ठीक है, किरछन चंद्र का हो जाएगा महुए का पेड़। हरिशंकर परसाई की बात करेंगे तो इनकी हो जाती है आपकी 5 रुपए की आजादी। राजेंद्र यादव की बात करेंगे तो राजेंद्र यादव की हो जाती है जहां लक्ष्मी कैद है। और एक बचता आपका कमलेश्वर का, तो कमलेश्वर का कौन सा है? कमलेश्वर का हो जाता है आपका राजा निरंबसिया। इस तरह से आप याद करेंगे। ए का आपका 3 हो जाएगा, और ए का 3 किस में दिया गया है? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का हो जाता है हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। गैगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? जो गैगरीन कहानी उसमें एक मालती है, वो बचपन में कैसी लड़की थी? मालती। तो गैगरीन कहानी की जो मालती बचपन में लड़की थी वो थी आपकी, एक तो उद्दत और चंचल लड़की थी। ठीक है, और दूसरा वो चोरी से जो है क्लास से भागने वाली लड़की थी। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बी और डी किस में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका बी और डी। ठीक है, ये बनेगा आपका करेक्ट आंसर। ये पूछा गया गैगरीन कहानी उसकी मालती है, बचपन में वो जो थी वो उद्दंत थी और चंचल थी, और चोरी से जो है क्लास से भाग जाया भी करती थी। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। ठीक है, अगर दोनों साधु होते। 79 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है, और आपसे पूछा गया है ये जो है इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन जो है किस कहानी से लिया गया है? तो कहानी आपसे पूछी गई, कौन सी कहानी का ये हो जाएगा?
तो ये लिया गया है, दोनों साधु होते तो दो जो पात्र हैं वो हैं आपके कफन कहानी के पात्र। ठीक है, इनमें कौन कौन से पात्र, तो इसमें आपके आ जाते हैं जो माधव और घीसू थे, शायद ये थे माधव और घीसू, तो उनके बारे में जो है यहाँ पर ये कहा गया है। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जो समानांतर कहानी है आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समानांतर कहानी ये आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके कमलेश्वर। राग दरबारी किस विद्या की रचना है? राग दरबारी जो हो जाएगी वो हो जाता है एक उपन्यास। ठीक है, राग दरबारी एक उपन्यास है, और ये किसका उपन्यास है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाता है श्रीलाल शुक्ल का। श्रीलाल शुक्ल का जो है उपन्यास हो जाता है। बावन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन माना जाएगा वो माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, और ये जो कथन है ये कहा गया है आपका मैलांचल से। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका मैलांचल। मैलांचल कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? जो भट्टिनी है वो किस उपन्यास की नायिका है? तो ये हो जाती है आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा से। ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रकाशन के अनुसार इस इन उपन्यास का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन के अनुसार पूछा है, आपको बताना है पर कौन सा किस हिसाब से आया है। सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आ जाती है आपकी आ जाएगी इसमें से भगवती। भगवती आई है आपकी 1800, भगवती आई है आपकी 1877 में। नदी के दीप आए हैं आपके 1951 में, नदी के दीप। अंधेरे कमरे देखे जाएंगे आपके 1961 में, और वे दिन आ जाएंगे आपके 1964 में। तो यही जो है क्रम आपका यहां पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण रहा है? यशपाल का हो जाएगा झूठा सच। तो इसकी लोकप्रियता का जो कारण है वो कारण है इसका, उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ जो है प्रस्तुत किया। यथार्थ कहते हैं सत्य, बिल्कुल। ठीक है, तो सत्य जो है यहाँ पर बताया गया है क्या क्या हुआ था वहां पे। ठीक है, ये जो है हो जाता है झूठा सच। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? जो हिंदी है उसके ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार में आ जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके हिंदी के प्रथम उपन्यासकार। अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प कौन सा है? सही कालक्रम वाला विकल्प आपको यहां पर भी बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो यहाँ आपको आपको बता रहे ना, सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर बूंद और समुद्र की बात करेंगे तो ये आई है आपकी 1956 में। कब आई है? 1956 में। सुहाग के नुपुर आ जाते हैं 1960 में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अमृत और विष, जो आ जाती है 1966 में। और एक आई है आपकी मानव के अंश, जो आई है आपकी 1972 में। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन माना जाता है ये माना जाता है आपका प्रियंकु मंजरी का। किसका माना जाएगा? ये माना जाएगा आपका प्रियंकु मंजरी का। प्रियंशु मंजरी जो है ये आ जाती है आपकी जो प्रमुख पात्र मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी आषाढ़ के एक दिन की।
किसकी हो जाएगी? आषाढ़ का एक दिन। और ये जो आषाढ़ का एक दिन है किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाती है आपकी मोहन राकेश की। इंपॉर्टेंट रचना, कई बार यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मोहन राकेश की हो जाएगी। किस एकांकीकार ने अति गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? किस एकांकीकार के द्वारा जो है ऐसा किया गया है? तो ये किया गया है रामकुमार वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहां पर माना जाएगा। जन्म का जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार पूछा गया आपसे, सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो जन्म काल के अनुसार अगर बात करेंगे तो वो हो जाते हैं, सबसे पहले आ जाएंगे आपके श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक इनमें से आ जाएंगे सबसे पहले। और इनमें जो श्रीधर पाठक का जो जन्म काल है वो है आपका 1859 का। ठीक, उसके बाद जो अयोध्या सिंह हरिओद है वो आ जाते हैं आपके 1865 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये आ जाते हैं 1883 में। रामनरेश त्रिपाठी की बात करें तो 1889 में इनका जन्म काल माना जाता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर मान लिया जाएगा। डीप क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इतना सुन के पात शाहजी ने श्री अकबर शाहजी आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूर्ण भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है। तो इन पंक्तियों का जो संबंध है वो किससे है? तो इनका जो संबंध माना जाता है वो माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया है कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? 92 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अज्ञे की रचना है, जो अज्ञे है उसकी जो रचना है वो कौन सी है? तो अज्ञे की रचना हो जाती है हरी घास पर छनबर। ये हो जाती है अज्ञे की रचना। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, कोई सुधार की गुंजाइश अगर आपको लगती है सुधार करने की तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? कौन सी काव्य कृति है जो गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, वो हो जाएगी बुनी हुई रस्सी। ठीक है, बुनी हुई रस्सी जो है इनकी नहीं है, ये है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की कृति हो जाएगी बुनी हुई रस्सी। बाकी आपके नाश और निर्माण, छाया मत छूना, शीला पंख चमकीले, ये सभी आपकी गिरजा कुमार माथुर की हो जाएंगी। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? मछली घर। तो मछली घर में आपको देखने को मिल जाएगा, ये हो जाता है विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, सागर के झाग से रंग गई क्षण भर, ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये जो पंक्तियां हैं ये मानी जाती हैं आपकी अज्ञे की। किसकी हो जाएंगी? तो ये जो है आपकी अज्ञे की पंक्तियां हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहां पर माना जाएगा। किन कवियों को राहो के अन्वेषी कहा गया है? तो राहो के जो अन्वेषी कहा गया है वो कहा गया है दूसरे तार सप्तक के कवियों को। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जो तार सप्तक की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है अज्ञे के द्वारा। ठीक है, कब से शुरुआत हुई है? तो इनकी शुरुआत हुई है 1943 से। प्रथम तार सप्तक की जो शुरुआत है अज्ञे के द्वारा हुई है आपकी 1943 से। ठीक है, और यहाँ पर जो आयोग ने इसका जो आंसर माना है दूसरा तार सप्तक के कवियों को माना है। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है, यहां पर आपको करना है सेंटेंस को पूरा।
और ये सेंटेंस पूरा होगा, कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? तार सप्तक का कौन सा कवि है इनमें से? तो तार सप्तक के हो जाते हैं अज्ञे जी, हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, पहला तार सप्तक की अगर बात करेंगे तो यह आया था आपका, पहले की अगर बात करेंगे 1943 में। ठीक है, दूसरे की तार सप्तक की बात करेंगे तो 1951 में आ जाता है दूसरा। तीसरे तार सप्तक की बात करेंगे तो यह आ जाता है आपको 1959 में। ठीक है, और एक आपका चौथा तार सप्तक है जो आया आपका 1979। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तरह के जो है तार सप्तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ है? जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन, तो ये हो जाता है आपका 1936 में। बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये लखनऊ में हुआ है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है लखनऊ में, 1936 में हुआ है लखनऊ में। और इसकी जो अध्यक्षता की है वो की है यहाँ पर प्रेमचंद ने। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो ये हो जाती है तुलसीदास में। तुलसीदास किसकी है? तो ये हो जाती है आपकी निराला की। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे माधुर्य का कवि कहा है? माधुर्य का जो कवि कहा है वो कहा है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो ये किए गए हैं पल्लव पर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, पल्लव को ही जो है क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है छायावाद का मैनिफेस्टो, ये कहा गया आपका पल्लव को। ठीक है, और पल्लव किसकी है? तो पल्लव है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? कामायनी का प्रकाशन आपसे पूछा गया है। तो कामायनी का जो प्रकाशन है वो हुआ है आपका 1935 ईस्वी में। ठीक है, कामायनी किसकी है? तो कामायनी हो जाएगी आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की हो जाती है कामायनी, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो अनामिका की अगर बात करेंगे तो अनामिका हो जाती है ये आपकी निराला की। ठीक है, तो महादेवी वर्मा गलत है, तो यही आपका हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, वीणा किसकी है? तो ये हो जाती है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। झरना हो जाती है जयशंकर प्रसाद की। सांध्य काकली हो जाती है आपकी निराला की। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल ये हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। राधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? राधिया की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये जो पात्र है वो हो जाते हैं यहाँ पर बदलू की। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। महादेवी वर्मा के जो संस्मरण की पात्र है तो वो हो जाएगी बदलू की। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? गोत्र आपसे पूछा गया है, कामायनी में श्रद्धा का गोत्र। तो कामायनी में जो श्रद्धा का गोत्र है वो हो जाता काम गोत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रेंगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका नाथू राम शर्मा शंकर को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मधुप की बात हो रही है, इस उपनाम से जो है मैथिली शरण गुप्त जो है कविताएं करते थे। तो बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर।
और जो मैथिली शरण गुप्त को मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के लिए, किसकी, भारत भारती की रचना के लिए कवि दी थी, राष्ट्र कवि की। तो राष्ट्र कवि कौन है, तो ये हो जाते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो है इनको उपाधि दी गई थी। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले जो साहित्यकार हैं वो माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनके काल को जो है नव जागरण काल के नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो जो भारतेंदु युग है उनका जो काल है उसको जाना गया है आपका पुनर्जागरण काल के नाम से। सुजान हित कृपा कंद वियोगी बेली किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये किस कवि की रचनाएं यहां पर मानी जाती हैं? सुजान हित कृपा कंद वियोगी बेली, तो ये मानी जाती है आपकी घनानंद की। ठीक है, किसकी हो जाएगी, घनानंद की हो जाएगी। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी की रचना का नाम, बिहारी हो जाते हैं ये रीतिकाल के कवि। ठीक है, रीतिकाल के कवि हो जाते हैं बिहारी। और इनकी जो रचना की बात हो रही है, इनकी जो रचना है वो हो जाती है बिहारी सतसई। जो बिहारी सतसई है किस भाषा में लिखी गई है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है रामचंद्रिका का रचना समय है। रामचंद्रिका का रचना का जो समय है वो क्या है? तो रामचंद्रिका का रचना का समय माना जाता है 1601 ईस्वी। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, रामचंद्रिका के रचनाकार पूछे जाएंगे तो वो केशव दास है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, केशव दास हो जाएंगे। और यह रचना हुई आपकी 1601 ईस्वी में। रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? तो ये माना जाता है सेनापति को। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेनापति के जन्म की अगर बात करेंगे तो 1589 में जो है इनका जन्म हो जाता है, 1589 ईस्वी में। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? जो कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य किस भाषा में है? तो अधिकांश हो जाता है ब्रज भाषा में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है भक्तमाल से। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता हो जाते हैं नाभादास। सी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस से तो यहां पर किसका संबंध नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका शिव पार्वती संवाद से हो जाएगा, याज्ञवल्क्य भरत से हो जाएगा, और काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से हो जाएगा। लेकिन राम सीता संवाद से जो है उसका संबंध नहीं है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास ने कौन सी रचना कालिदास से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तुलसीदास ने कौन सी रचना कालिदास से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तो ये लिखी गई है विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विनय पत्रिका में 279 जो है पद देखने को मिल जाते हैं आपके विनय पत्रिका में। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, तो ये हो जाएंगे 4 में। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 4 में होते हैं। उन 4 में आपकी रामचरितमानस है, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली, ये चारों हो जाएंगी। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया गया है। साहित्य को तो ये किया गया है आपका गोस्वामी तुलसीदास ने।
डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया है? श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया है? तो ये क्या है, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में। ठीक है, ये जो है इसका समय माना जाता है। इसकी रचना का अगर रामचरितमानस की रचना का काल आपसे पूछ लिया जाए तो 1631 के आसपास की जो है लिखी हुई है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? जो कबीर है उनकी वाणी का संग्रह, तो वो हो जाता है बीजक में दिया गया है। ठीक है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में दिया गया है। और इस बीजक के 3 भाग हैं, उसमें आपके सबद, साखी और रैमेनी, ये जो है इसी के भाग माने जाते हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? 1375 से 1700 तक के, तो ये हो जाएगी आपकी भक्ति की भाव। ठीक है, भक्ति भावधारा जो है परिलक्षित यहाँ पर होती है। और इसके बाद 1700 से जो है 1900 तक की बात करेंगे तो वो हो जाता है आपका रीतिकाल। ठीक है, ऐसा भी होता है। आज का हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। जम्मू स्वामी रास के रचयिता है, जम्मू स्वामी रास के रचयिता, तो ये हो जाते हैं धर्म सूरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को हमारे लाइक भी कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।